कहती हूँ कि सोने की कलम न लेंगे हम, दिल का दर्द लिखेंगे हम, और मजबूरी में ईमान बेचेंगे, इतने सस्ते नहीं हैं हम, इतने सस्ते नहीं हैं हम। तो हम अपनी कलम चलाएंगे, सड़कों पर उतरेंगे और पेन ड्रॉप स्ट्राइक करेंगे। केजरीवाल साहब तो बहुत दावा करते हैं कि दिल्ली का तो एक मॉडल बनकर तैयार हो चुका है देश भर में, तो पूरे देश में ढोल पीट रहे इस बात का। बेशक, मैं तो कह रही हूँ बहुत सुंदर बिल्डिंग बना दी गई है। नहीं, वो कहते हैं रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं और उनके बच्चे अलग अलग एग्जाम में वो क्वालिफाई भी हो रहे हैं। आप रिजल्ट किसको कहेंगे? जो कागज के पन्ने पर रिजल्ट आ रहे हैं उनकी बात करेंगे, या आचरण चरित्र व्यवहार की बात करेंगे? इसी सरकार में कम से कम 30 से 40 ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं घटी हैं कि बच्चों ने अध्यापकों का सर फोड़ा है, बच्चों ने रोड से टीचरों को मारा है, बच्चों ने बांध दिया है टीचरों को, कहीं टॉयलेट में बंद कर दिया गया है, और बच्चे इतने आक्रामक हो गए हैं। तो मैं चाहूंगी कि वास्तविक परिणाम हमको चाहिए, बच्चे का चरित्र आचरण व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए, ना केवल उनको सुविधाएं देकर। आज देखिए, बच्चे के साथ में अध्यापक जितना मेहनत कर रहा है, पेरेंट्स जितना, मैं समझती हूँ कि अभी थोड़ा सा और उनको आवश्यकता है। अध्यापक जो विद्यालय का माहौल है वो इतना सुखद परिणाम नहीं दे पा रहा है, क्योंकि अध्यापक को अभी भी विश्वास नहीं किया जा रहा है। अभी नए डायरेक्टर साहब आते हैं, वो घुसते हैं और सस्पेंड करते चले जाते हैं। आप एक घटना नियम नहीं है कि आप आए और किसी को समझ लेंगे क्या? अध्यापक का मूल्यांकन करेगा तो उसका प्रधानाचार्य करेगा, जो उसको 10 साल, 20 साल, 1 साल पूरा देखता है कि इस आदमी का आचरण व्यवहार कैसा है, किस पद्धति से काम करता है। यदि अध्यापक बच्चों को जरा सा ऊंची आवाज में बात करता है तो वहां पर आप बच्चों पर अध्यापक की एक इंटेंशन है कि बच्चे का भविष्य अच्छा हो, बच्चा अच्छा पढ़ सके, बच्चे को सहयोग और सपोर्ट जितना अध्यापक करता है उसके माँ बाप, मतलब सुरक्षा भी एक अध्यापकों की सुरक्षा तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी देखिए, बसेस के अंदर आप देखिए मार्शल रखे गए हैं, विद्यालय में बिल्कुल सुरक्षा नहीं है। इस बात को लेकर हमारी पूरा जीएसटी है, जो अजय वीर जी के मार्गदर्शन में मैं और हमारी पूरी टीम अभी सिसोदिया जी से मिले थे पिछले 2 महीने पहले। उन्होंने आश्वासन दिया था कि अध्यापकों की पूरी सुरक्षा दी जाएगी, अध्यापकों के साथ में न्याय होगा। हमने उनसे अपील की, हमने लिखित में भी दिया, और हमने उनसे कहा कि हमारे चुनाव जल्दी से कराए जाए। जीएसटी का चुनाव खड़ा है, हमने उनसे अपील की, उन्होंने कहा उसका भी आश्वासन दिया कि हम जल्दी कराएंगे। तीसरा मुद्दा हमने रखा कि कोई भी डायरेक्टर आके रेड नहीं डालेंगे, आप आए, विजिट करें, अध्यापक को सपोर्ट करें। कहीं अध्यापक से गलती है तो उसको समझाइए, आप उसको सहयोग करने के लिए हैं, सपोर्ट करने के लिए हैं, आप उसे सस्पेंड करने के लिए नहीं है। अध्यापक को बच्चों के सामने इस तरह से डांट दिया जाता है जैसे कि सबसे बड़ा दोषी है। अध्यापक कहाँ बोल पाता है? अध्यापक की सुनने वाला कौन है? उसके हक, अधिकार, न्याय की बात तो छोड़ दीजिए आप, आज अध्यापक के सम्मान के लिए भी बड़ा मुद्दा है। न बच्चे, न पेरेंट्स, न सरकार अध्यापक को सम्मान दे रही है, तो उसे सम्मान दीजिए, विश्वास कीजिए, क्योंकि हमारा देश अभी तक गुरुओं ने बनाया है। चाणक्य जैसे, द्रोणाचार्य जैसे बड़े बड़े महागुरु हमारे देश में हुए हैं, और इसी गुरु की पद्धति को लेकर आज भी हम सब अग्रसर हैं। भारत के बहुत सारे अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि जो पेंशन व्यवस्था है, इससे राज्य की जो खजाना है, भारत का जो राष्ट्रीय खजाना है, उस पर बोझ पड़ता है। और अगर इसके पैरेलल ही अगर कोई प्रोविडेंट फंड का कोई अरेंजमेंट किया जाए, तो वो भी एक विकल्प हो सकता है। घाटा भी नहीं आएगा सरकार के खजाने पर और उनको सुरक्षा भी मिल जाएगी। इस पर क्या कहना है? मुझे हंसी आ रही है इस बात पर कि सरकारी कर्मचारी दिन रात काम करता, पूरा जीवन देता, उसके लिए पैसे में घाटा आ जाता है, और जो नेताएं 8-8, 6-6 पेंशन लेते हैं, उससे खाता खाली नहीं होता है। वो किस हक और अधिकार से लेते हैं? मैं कहती हूँ इमीडिएट इफेक्ट से आप तुरंत ही इसको, पेंशन को बंद करें। सबसे पहले उनकी पेंशन बंद करें, जहां देखिए उनको जितनी सब्सिडीज मिलती है, उनको सुविधाएं मिलती हैं, और तमाम, एक गरीब से गरीब आदमी भी आता ना तो अरबों खरबों का एमएलए विधायक हो जाता, कहां से आता उनके पास पैसा? उसके बाद पेंशन अलग होती है, कार के खर्चे, पेट्रोल के खर्चे, फोन के खर्चे, घर बंगला सब मिलता है। और सरकारी कर्मचारी, जैसे आपने कहा कि राजनाथ सिंह जी से आपका डेलीगेशन मिला और उन्होंने आपको एक एश्योरेंस दिया, अगर सरकार बात नहीं मानती है तो भविष्य को लेकर क्या रणनीति होगी? बिल्कुल, हम सब बिल्कुल तैयार हैं। बहुत ही जल्दी हम बड़ा धरना देंगे। हमने सांकेतिक धरना भी जंतर मंतर पर दिया, सबको आगाह कर दिया। हमने चिट्ठी लिख कर दी कि यदि आप नहीं जागेंगे, यदि आप नेताओं की पेंशन वापस लीजिए या फिर हमारी पेंशन दीजिए, समानता का अधिकार कीजिए, नहीं कर सकते हैं तो पूरा देश एक होकर 2024 के इलेक्शन से पहले यदि हम लोगों को हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं की गई है, तो जितना भी युवा वर्ग है वो धरना देगा, और जल्दी हम रामलीला ग्राउंड पर एक सांकेतिक बड़ा धरना देंगे। हम सड़कों पर उतरेंगे, हम अपनी, क्योंकि हम कलमकार हैं, और मैं बार बार कहती हूँ कि सोने की कलम न लेंगे हम, दिल का दर्द लिखेंगे हम, और मजबूरी में ईमान बेचेंगे, इतने सस्ते नहीं हैं हम, इतने सस्ते नहीं हैं हम। तो हम अपनी कलम चलाएंगे, सड़कों पर उतरेंगे और पेन ड्रॉप स्ट्राइक करेंगे हम लोग। मुझे लगता है आपका कलम चल गया है, क्योंकि आपके शायद धरने की वजह से हिमाचल में जो कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में ये शामिल किया है कि ओपीएस को हम रिस्टोर करेंगे, तो क्या आप समझते हैं कि आपके ही मेहनत का परिणाम है? बिल्कुल है, संगठन एक है, सारे सरकारी कर्मचारी हम सब एक हैं, इप्सफ एक है, हम सब लगातार इस पर प्रयासरत है, और युवा वर्ग आज बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। अब जो नए नेता आ रहे हैं कुछ ना कुछ, क्योंकि मैं कहती हूँ राजनीति चमकाने के लिए चाहे, लेकिन बेशक
कर्मचारियों के बारे में यदि वो सोचते हैं, पुरानी पेंशन बहाल करते हैं, तो मैं उनको नमन करती हूँ, उनको साधुवाद करती हूँ। ये आपने अच्छा कदम उठाया और बाकी सरकार को भी चेतावनी भी देते हैं और विनम्र अनुरोध भी करते हैं, कृपया आप लोग भी सरकारी कर्मचारी के बारे में सोचिए, क्योंकि आपकी सरकार जितनी भी है वो हम सरकारी कर्मचारियों के बिना नहीं चल सकती। ना विद्यालय चलेंगे, ना अस्पताल चलेंगे, ना स्टेडियम चलेंगे और ना ही कोई आपका मंत्रालय का कोई भी एक संस्था चलेगी, क्योंकि हमसे आपका देश चलता है, नेताओं से देश नहीं चलता है। बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका।